सभी को नमस्कार। आरपीसी आप लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। पिछली बार ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस चेंज हुआ था, लेकिन ग्रेड सेकंड के सिलेबस को एज इट इज रखा था। इस बार इन्होंने ग्रेड सेकंड का सिलेबस भी परिवर्तित कर दिया और बहुत सारे बच्चों ने ग्रेड फर्स्ट में भी ऐसा हुआ, ग्रेड सेकंड में भी ऐसा हुआ कि बुक्स ले ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोर्सेज ले लिए, कोचिंग, कई बच्चों की कोचिंग हो गई। उन लोगों को एक प्रकार से लगा कि सर ये क्या मजाक है। लेकिन ये बहुत बार होता है। दो चीजें होती हैं जब भी ऐसी सिचुएशन होती है। एक तो ये होती है कि घबराहट पैदा हो जाए और भयग्रस्त होकर तुम्हें लगने लग जाए नहीं यार मुझे करना नहीं है। एक होता है उससे पॉजिटिव मोटिवेशन लेना कि यार जो हुआ है शायद बहुत अच्छे के लिए हुआ है। ये सिलेबस चेंज होने से कुछ नया पढ़ेंगे, एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, पेपर का लेवल बहुत अलग आएगा। और आरपीसी का इंट्यूशन देख सकते हैं इस सिलेबस परिवर्तन के पीछे। मतलब ऐसे टॉपिक्स जोड़े गए हैं जो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हैं हर पार्ट के अंतर्गत। मतलब आरपीसी अब आपसे ये चाह रहा है कि यूपीएससी पैटर्न पे चल ही रहा है, लेकिन जो आरएस के सिलेबस में जो चीजें थी वो उठा के जीटीज ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में जोड़ रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आरएस के सिलेबस में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि 3 महीने पहले अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया, चलो सब्जेक्टों में परिवर्तित कर दिया और 3 महीनों में मैनेज करके और लोग आरएस बने हैं। तो दूसरी चीज ये है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है और आराम से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये होगी कि यदि सिलेबस को ग्रेड सेकंड के सिलेबस को तुमने मैनेज कर लिया और ढंग से कर लिया तो राजस्थान का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होगा जो तुम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिलेबस नहीं है। एक प्रकार से मान के चलिए कि आपकी हर भर्ती से जुड़ा हुआ सिलेबस है। तो इस सिलेबस को थोड़ा और विस्तार दिया है। एक तो ये होगा कि कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं पता नहीं क्या क्या बदल गया है, अब तो बहुत गजब मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो मेहनत कर रहे थे उसी मेहनत को जारी रखिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को रिलेवेंट करते हुए जब पढ़ोगे ना तो आपको यही सिलेबस ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा परिवर्तित नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि हर चीज में पॉजिटिविटी रखिए, ना कि घबराहट और भय पैदा करके एकदम से दिमाग खराब कर लो कि नहीं आरपीएससी चाहती नहीं है। हाँ, ये निश्चित है कि आरपीएससी आपसे व्यापक ज्ञान की अपेक्षा करती है। क्या महत्वपूर्ण चीजें चेंजेज हुए हैं मैं शॉर्ट के अंतर्गत बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे और आप सब खुद जितना एनालिसिस करोगे, कोई टीचर क्या बताएगा, हर टीचर का अपना व्यू होता है, लेकिन आप एनालिसिस करोगे तो वो चीजें आपके काम की। और मैं आपको हमेशा कहता हूं खुद एनालिसिस कीजिए, उसी से आपको फायदा होगा, बाकी किसी और के एनालिसिस से नहीं। जैसे पहला पार्ट है ये जिसमें अपन भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत जो है वो क्या मेजर चेंजेस हुए हैं मैं बता देता हूं हल्का सा। भौतिक स्वरूप, जलवायु, निकासी ये सेम रखा है। जनजातियां, उद्योग, पर्यटन, प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है। तो पर्यटन जो वर्ड है इसको कंप्लीटली इन्होंने जोड़ दिया है मेरे अनुसार। पहले जो था वो ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्राइब्स, इंडस्ट्री एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर, केवल मेजर टूरिस्ट सेंटर लिखा हुआ था, पर्यटन नहीं लिखा हुआ था। तो ये पर्यटन वाला जो वर्ड इन्होंने जोड़ा है, मतलब कि आपको अब पर्यटन जो है वो कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? तो पर्यटन जो है इसको ढंग से कंप्लीट कवर करना, केवल प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो पर्यटन वाला जो है पूरा पार्ट अच्छे से तैयार कर लें और शुरुआत यही करें कि जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनको पहले अच्छे से तैयार कर लें और ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा, हर किताब में मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 2, राजस्थान की पहले प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में केवल ये दे रखा था आहड़, गणेश्वर, बेराट और कालीबंगा। अब क्या कर दिया, जितनी भी सभ्यताएं, मतलब पूर्व पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, जितनी भी नव पाषाण कालीन, जितनी भी सभ्यता हैं जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, वो राजस्थान से रिलेवेंट जितनी भी सभ्यताएं, चाहे वो सोथी हो, चाहे आपकी गणेश्वर खैर पहले से थी, ठीक है। ये जितनी भी लोककालीन सभ्यताएं जितनी भी हैं वो सब पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आप ये देखना कि उन सभ्यताओं को जब तुम पढ़ोगे तो लास्ट आपके 3 पेज एक्स्ट्रा बनेंगे। एक तो एक घबराहट हो गई कि पता नहीं कितना जोड़ दिया, एक है 3 पेज एक्स्ट्रा जोड़े, कर लेंगे। और उससे फायदा ये होगा कि उनसे प्रश्न पहले से पूछे जाते रहें। तो आपको राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या आरएस की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, नुकसान नहीं है। इस चीज को फायदे के रूप में देखिए, हर व्यक्ति नुकसान के रूप में देखेगा। मैं कहता हूं इसका पॉजिटिव ये देखिए कि यार मैं नॉलेज अर्जित कर लूंगा, इस माने पढ़ लूंगा, सब चीजें अलग से मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्रेड सेकंड का मतलब है मैंने गजब का कंपटीशन तैयार कर लिया। तो ये आपको सभी सभ्यता स्थल और उनका महत्व जो है वो कंप्लीट पढ़ना है, यानी यहां पे इसको विस्तारित दे दिया है, पर्यटन को विस्तार दे दिया है। राजस्थान के इतिहास की अपन बात करें तो राजस्थान के इतिहास में पहले स्पेशली गुजर, प्रतिहार और अजमेर के चौहान दे रखे थे,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुजर, प्रतिहार और अजमेर के चौहान को हटाया नहीं है, गलत दृष्टिकोण है। अब आपके एक नाम जोड़ दिया, राजस्थान की राजपूत वंशावली, मतलब कि आपको पूरा राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, ये डिटेल्ड बना दिया है। अब राजस्थान का पूरा राजपूत इतिहास पढ़ना है, चाहे मतलब ये चौहान तो पढ़ने थे, गुजर प्रतिहार तो पढ़ने थे, मेवाड़ पढ़ना ही है, मारवाड़ पढ़ना ही है, बीकानेर पढ़ना ही है, मतलब जितने भी वंश हैं, जितने भी राज्य रियासतें थी, उनका पूरा राजपूतों का इतिहास आपको पढ़ना है। मतलब कि आपके लिए बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। अब कह दोगे सर ये तो बहुत डिटेल सिलेबस बना दिया, लेकिन नीचे देखना, दिल्ली सल्तनत से संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, मुगल मेवाड़ संबंध, मेवाड़, आरमेर, बीकानेर, मतलब पहले भी आपको ये पढ़ने थे। अब आपको क्या करना है, यदि राजपूत वंश ढंग से पढ़ लिए तो आपको नीचे वाले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राजपूत वंश में मेवाड़ मुगल संबंध भी तैयार हो गए, पर्टिकुलर जिनके नाम दे रखे थे, राज सिंह, बिकार के राय सिंह, चंद्रसेन, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, सांगा, प्रताप, मान सिंह, ये सब आपको पहले पढ़ने पड़ते थे इंडिविजुअली सेलेक्टेड। अब आप राजपूत वंश पढ़ोगे तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक तैयार होगी, तो नीचे वाली जो 3 यूनिटें एक प्रकार से डाल रखी थी वो इसी वंश में शामिल हो जाएगा। मतलब इस टॉपिक को इतना शानदार तरीके से पढ़ लो कि बचा ही नहीं राजस्थान का इतिहास, इतना गजब तरीके से मेहनत कर लो, उसको एक एक पॉइंट्स को निकाल लो। आप लगोगे सर ये बात करना आसान है, भाई बात करना आसान नहीं है, करके दिखाना और भी आसान है। यदि तुम रेगुलर नियमित अभ्यास करोगे और तुम ये सोचते हो कि भाई कोई कोचिंग वाला मुझे नोट्स दे देगा और मैं काम चला लूंगा, नहीं, खुद मेहनत कीजिए, अच्छी किताबों से मेहनत कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। कोई कंपटीशन दे लेना, इसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये मेजर बड़ा टॉपिक चेंज किया गया राजस्थान के इतिहास में, तो बाकी ये सब रखे हैं, लेकिन इनका महत्व ही नहीं बचा जब राजपूत वंशावली आपने ढंग से पढ़ ली। फिर राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ये सेम रखा है, 1857 की क्रांति, राजनीतिक जनजागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, ये पहले भी था, मॉडर्न हिस्ट्री, और ये एजिटीज वैसी की वैसी रखी है, तो आपको वही पढ़ना है। समाज और धर्म में, कला संस्कृति में लोक देवी देवतियां पहले थे, समाज जागृति थी, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, स्मारक, चित्रकला, विभिन्न शैलियां, मेले और त्योहार, परिधान, आभूषण, हस्तशिल्प को जो है वो यहाँ पे नया जोड़ा गया है। तो हस्तशिल्प जो है वो आपको ग्रेड 3 में पढ़ना होता था, आरएस मेंस में पढ़ना होता था, और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनमें हस्तशिल्प को डाल रखा था। ग्रेड 2 के बच्चों को नुकसान हो रहा था नहीं पढ़ने से, फायदा होगा, मुश्किल से 3 पेज आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, लेकिन फायदा होगा, अन्य कंपटीशन के लिए बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, लोक संगीत रखा है, डांस रखा है, रंगमंच कला, जो आपके पूरे नाटक हैं वो आपके पहले नहीं थे, आपको छोड़ना पड़ता था, जबकि आरएस वगैरह के एग्जाम में और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में लगभग में नाटक पे प्रश्न आता है, तो एक प्रकार से नाटक भी आपको तैयार करना है, तो ये भी एक अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सोचिए। भाषा साहित्य आपको पहले से था। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो ग्रेड 3 में डाल रखा है, मतलब ग्रेड 3 को ढंग से पढ़ लिया तो ग्रेड 2 भी तैयार हो रही है, तो फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यदि ये टॉपिक्स आपने ढंग से पढ़ लिए तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व अपने आप आ जाएंगे, जो आज भी वर्तमान में चर्चित थे और पहले चर्चित थे, जो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, वो सब पर्सनैलिटियां आ गई इसमें, वो महिला पुरुष दोनों आ गए। ठीक है, तो ये टॉपिक ग्रेड 3 में ऑलरेडी है, आपको यहां पे जोड़ दिया गया है। परेशान नहीं हो, बस मस्ती से इन चीजों को करें, पॉजिटिव ले इन चीजों से। फिर देखो पॉलिटी बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पॉलिटी को आप ये मान के चलिएगा, पॉलिटी पहले से आपको हार्ड लगती थी, अब पॉलिटी को व्यापक बदलाव किया गया है। व्यापक मतलब आपको पॉलिटी बहुत सिंसियरली पढ़नी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र ओम जी सर है पॉलिटी, इस बार भी ग्रेड 2 ग्रेड 1 के लगभग प्रश्न उनके नोट से आए, क्योंकि वो बहुत डीपली पढ़ाते हैं। तो वो एक शाम को एक वीडियो डालेंगे, उसमें एनालिसिस करके बताएंगे आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि वो रियल पॉलिटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का पढ़ा दिया, क्योंकि आजकल पॉलिटी में ऊपर का आता नहीं, तो बहुत अच्छे समझाते हैं, वो बताएंगे आपको। मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, पहले आपको राज्यपाल पढ़ना था, मुख्यमंत्री पढ़ना था, मंत्रिपरिषद पढ़ना था, ये तीनों तो एजिटीज रखे हैं, राज्य विधानसभा भी एजिटीज रखा है। अब इन्होंने क्या कर दिया कि यहां पे राजस्थान उच्च न्यायालय आपके नहीं था, जो आपको ग्रेड 1 वगैरह में पढ़ना पड़ता है, ग्रेड 3 वगैरह में पढ़ना पड़ता है, ग्रेड 3 में तो खैर राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, ये आरएस में पढ़ना पड़ता है, ये जोड़ दिया, ये ऑलरेडी आप पढ़ रहे थे, बस आपको दोबारा नए सिरे से तैयार करना है। प्लस सबसे बड़ी चीज है, इसके अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में भी हल्की सी संरचना के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक मेजर टॉपिक चेंज किया गया, मतलब पॉलिटी एक प्रकार से बढ़ाई गई है, आपको पॉलिटी पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पंचायती राज व्यवस्था और इसका प्रशासन पहले से था, नगरीय स्थानीय जो शासन है उसको जोड़ दिया है, तो ये बड़ा है परिवर्तन है। तो ये आपको आरएस में तो ऑलरेडी पढ़ना ही पड़ रहा था, यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की कई परीक्षाओं में इसको शामिल कर रखा है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मैं कहूंगा पॉलिटी इतनी शानदार सेकंड ग्रेड की तैयार कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको। तो ये
आपके लिए नया पार्ट है, ये देख लीजिएगा। सचिवालय पहले से था, संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन को जोड़ दिया गया है। तो ये थोड़े से आपको अपडेट करने पड़ेंगे, लेकिन इनमें कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है। ये भी ओम जी सर आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, क्योंकि वो इसको लेकर आपको फ्री क्लासेस भी करवाएंगे यूट्यूब पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग था, अब राजस्थान महिला आयोग जोड़ दिया है, राजस्थान वित्त आयोग जोड़ दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग जोड़ दिया है, लोक आयोग जोड़ दिया, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण। ये आरएस के सिलेबस में एज इट इज थे, आपको वही कंटेंट पढ़ना, मतलब जिस बच्चे ने आरएस की तैयारी की है उस बच्चे को बड़ा फायदा है, और एक प्रकार से इसके साथ आरएस की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अलावा ये जितने भी आयोग हैं वो जोड़ दिए, केवल एक आयोग को हटाया गया है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग को इन्होंने क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये मेजर चेंजेज हैं। और ये वैसे मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो अपना धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन हम यहीं पे डालते हैं @DH5AV। ये आप जैसे लगाएंगे आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा, जिसपे 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। इस पे हम हर पीडीएफ, हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत प्रासंगिक इंफॉर्मेशन देते हैं, अनावश्यक कोई भी शेयर नहीं करते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। बाकी एक जो भी चेंजेज होते हैं उन सब के भी नोट्स वगैरह, करंट के नोट्स वगैरह वो इसी पे डालते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग को हटा दिया गया है। तो पॉलिटी एक प्रकार से व्यापक अंतर्दृष्टि के साथ पढ़नी है, डिटेल से पढ़नी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर राजस्थान के समसामयिक घटनाक्रम एज इट इज रखा है, राजस्थान के करंट को कोई चेंज नहीं किया गया है, तो आपको यहां देखने की आवश्यकता नहीं है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, यहां पे बहुत माइनर चेंज किए गए हैं। प्रमुख मानव बस्तियां जोड़ी गई हैं, जो भी विश्व की प्रमुख मानव बस्तियां रही हैं आदिवासी ट्राइबल एरिया की, उनकी विशेषताएं, उनके जीवन स्तर, इनके बारे में हल्का सा आपको जानना पड़ेगा। तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत शॉर्ट में भी तैयार किया जा सकता है, आईओ प्रश्न बैठा सकते हो। यहाँ वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण हटा दिया और मानव बस्तियां जोड़ दिया। वैश्वीकरण भूमंडलीकरण ये एक सरल टॉपिक था, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि आपको उन जनजातियों के बारे में, बस्तियों के बारे में जानना है। भौगोलिक विशेषताएं ये सब सेम है। इकोनॉमिक्स को इन्होंने एज इट इज रखा है, कोई चेंज नहीं किया, वही इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि अब इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या बुक्स आपको मदद लेनी चाहिए। मार्केट से अभी गाइड वाइड मत खरीदिएगा, महीने भर बाद में जो किताबें आए उनको लीजिएगा। मैं बता भी दूंगा बेस्ट किताबें कौन सी हो सकती हैं, बट अभी फिलहाल जल्दबाजी मत करो। आपके पास जो कंटेंट है उसी को कंटिन्यू रखिए, जो नई चीजें हैं मिल रही हैं तो ठीक है, वरना आप अभी जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ते रहिए। कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृषि उद्योग, भारत का जो इंडियन पॉलिटी है उसमें भी इन्होंने व्यापक बदलाव किया, मतलब पॉलिटी को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना। मैं ओम जी सर का आप वीडियो देखना, उसमें ज्यादा समझा देंगे वो। संवैधानिक विकास पूरा जोड़ दिया। पहले आपको 1919 और 1935 का अधिनियम पढ़ना था, आपको पूरा संवैधानिक पढ़ना है। कंपनी के अधीन जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर पूरा का पूरा पढ़ना है, बाद में कैसे हुआ, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके पूरे की पूरी प्रोसेस जाननी है। वैसे है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये, लेकिन ये बड़ा टॉपिक बना दिया। तो संवैधानिक विकास बड़ा हो गया है। पहले 1919 1935 अभी भी पढ़ने पड़ेंगे, हटाए नहीं गए, इसमें शामिल हो गए, याद रखना। एक नागरिकता वाला बिंदु जो है वो जोड़ दिया गया है। पहले केवल मौलिक अधिकार पढ़ने थे, नीति देशक तो पढ़ने, मौलिक कर्तव्य पढ़ने थे, तो नागरिकता वाला जो पार्ट नया जोड़ दिया गया, मतलब डिटेल्ड पॉलिटी को बहुत डिटेल्ड बनाया इन्होंने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये आपके शायद पहले भी थे, है ना, ये आपके पहले भी थे, है ना। इंडियन इकोनॉमी 1919, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर का योगदान, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव मतलब स्टेट पॉलिटिक, ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति को जोड़ा है, पहले सिर्फ राष्ट्रपति था, तो उपराष्ट्रपति को जोड़ देने से नुकसान नहीं हुआ, याद रखना। ये कंपेरेटिव पढ़ते हैं तब जल्दी याद होता है, तो उपराष्ट्रपति को जोड़ देने से नुकसान नहीं है, आप कंपेरेटिव पढ़ना, ठीक है ना। आप जब कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो मजा आएगा, और हमेशा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनको कंपैरिजन एक टेबल बना के पढ़िए। ओम जी सर बताएंगे आपको अच्छे से, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। आप घबराते होंगे कि पता नहीं सर क्या होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ऑलरेडी पहले से था, मंत्रिपरिषद को और वर्ड को जोड़ा है, बस पहले प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी जो प्रेशर जो ग्रुप थे, दबाव समूह, राजनीतिक दल पहले था, इसको हटा दिया गया है। वैसे बहुत इजी सा टॉपिक था, लेकिन इसको हटा दिया है, और जो हार्ड पार्ट था थोड़ा सा उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये हटा दिया गया, और ये संसद को जोड़ दिया। अब संसद बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है। सर्वोच्च न्यायालय को जोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट को जोड़ दिया, चुनाव आयोग को जोड़ दिया।
तो ये बड़े मतलब ग्रेड फर्स्ट में आपको फायदा होगा, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड वो साथ लेके चलने वाले बच्चों के लिए। बट ये टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक हो गए, मतलब पॉलिटी को बहुत डिटेल्ड बनाया है, ये मान के चलिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे अधिक ध्यान देना पड़ेगा। तो दबाव समूह राजनीति इजी टॉपिक था, वो हटा दिया इन्होंने। फिर आगे देखना, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। पहले जो विदेश नीति के सिद्धांत थे स्पेशली, वो केवल नेहरू का था और यूएनओ डाल रखा था। ये दोनों ही बहुत इजी टॉपिक थे। नेहरू में घुटने पे नीति पढ़नी थी, पंचशील सिद्धांत पढ़ना था, आगे कुछ नहीं था। अब इन्होंने विदेश नीति को बड़ा एनालिटिकली बना दिया, बड़ा करंट से जोड़ दिया है। विदेश नीति के सिद्धांत, जवाहरलाल नेहरू का योगदान तो पढ़ना ही है, प्लस भारत की प्रमुख शक्ति और पड़ोसी देशों के संबंध, समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां। आज अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, ये जो आज चल रहा है, ठीक है, उनके साथ वर्तमान विदेश नीति तक का पूरा पर्सपेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल समझ, रटने वाला सिस्टम आरपीएससी खत्म कर रही है कि भाई जो समझेगा, जो एनालिसिस करेगा। पॉलिटी में स्थिति देख रखी है आपने, सिलेक्शन 6 बच्चों का हुआ है, इंटरनेशनल पॉलिटी ऐसी खतरनाक डाली इन लोगों ने, तो वो आपके भी यहाँ पे जोड़ दिया है। घबराइएगा मत, बट एनालिटिकली पढ़िएगा तो ये चीजें बहुत समझ में आएंगी। मतलब रटने वाली चीजें हटा दी गई हैं, समझने वाली चीजें जोड़ दी गई हैं। तो ये एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक किया है, ठीक है। और यूएनओ में जो है वो हटा दिया है, यूएनओ वाला। तो यूएनओ एक इजी टॉपिक था, अब यूएनओ के बारे में आपको नहीं पढ़ना, केवल विदेश नीति को वर्तमान संदर्भ में कंप्लीट नेहरू से लेकर अब तक के हिसाब से तैयार करना है। तो ये पॉलिटी का बड़ा चेंजेस किया गया है। और साइड लास्ट में अपना बसता है साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। सर शिक्षा मनोविज्ञान में क्या हुआ है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में पहले ये लिखा हुआ था एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, स्कोप और इट्स इंप्लीकेशन फॉर टीचर इन क्लासरूम सिचुएशन। ठीक है, अब देखो वो चीज तो रखी है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को रखा है इन्होंने, स्कोप को भी रखा है, प्रभावी शिक्षण के निहितार्थ क्या हो सकते हैं साइकोलॉजी के, मतलब उपयोगिता क्या हो सकती है, वो चीज जोड़िए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करवा दूंगा, प्रभावी शिक्षण की विशेषता भी पढ़ा दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। मतलब इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि कैसा भी सिलेबस और कैसा भी प्रश्न बन जाए दिक्कत नहीं आए। तो प्रभावी शिक्षण को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ा दूंगा, बाकी वो सेम टॉपिक आपको एज इट इज वैसा का वैसा पढ़ना है। शिक्षार्थी का समग्र विकास, पहले केवल ये लिख रखा था डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता का विकास। अब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट वर्ड जोड़ दिया, एनईपी 2020 वाला संदर्भ इन्होंने लिया है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट दे दिया, विकास की संकल्पना, सिद्धांत, संज्ञानात्मक, सामाजिक पहले ही पढ़ रहे थे, नैतिक, भावनात्मक, भाषात्मक और जोड़ दिया। विशेष रूप याद रखना, पहले आपको केवल 4 विकास पढ़ने पड़ते थे, अब आपके साथ क्या जोड़ दिया है, भाषात्मक विकास स्पेशली जोड़ दिया गया है। तो ये ग्रेड फर्स्ट में भी यही सेम चेंज किया गया है और उसमें भी सेम चेंज किया गया है, ठीक है ना। ग्रेड फेस्ट में भी सेम चेंज किया गया है और इसमें भी सेम चेंज किया गया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, साइकोलॉजी में बता दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। हो गया। तो ये शारीरिक विकास पहले पढ़ना था, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक। हाँ, पहले आज शायद आपके नैतिक भी नहीं था, मेरे को नैतिक तो था, मोरल तो था, सोशल था, कोग्निटिव था, इमोशनल था, फिजिकल था, सिर्फ एक भाषाई विकास जोड़ा गया। फिर अगला बिंदु अधिगम। अधिगम में पहले केवल ये लिखा हुआ था मीनिंग, टाइप्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इंप्लीकेशन, मतलब थ्योरीज के नाम नहीं दे रखे थे। ट्रांस ऑफ लर्निंग ये दे रखा था, मतलब ट्रांस ऑफ लर्निंग वर्ड को हटाया इन्होंने। व्यवहारात्मक नाम दे दिया ग्रेड फर्स्ट वाला, कॉग्निटिव नाम दे दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक वाइगोस्की वाला दे दिया, निर्मितवादी दे दिया, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक दे दिए, प्रभावित सीखने के निहितार्थ दे दिए, मतलब ट्रांस ऑफ लर्निंग वर्ड को हटा दिया। तो उम्मीद है कि ट्रांस ऑफ लर्निंग से प्रश्न नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए, नुकसान नहीं है। मैं इसको और डिटेल से बता दूंगा। व्यक्तित्व जैसा हम पढ़ रहे थे सेम पढ़ना है। अर्थ, सिद्धांत, मापन, समायोजन हमें पहले भी पढ़ना था, समायोजन के साथ पहले लिखा हुआ था मेला एडजस्टमेंट, अब इन्होंने जोड़ दिया है मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक स्वास्थ्य ग्रेड सेकंड में नहीं पढ़ना था, अब मानसिक स्वास्थ्य ग्रेड सेकंड में पढ़ना है, स्पेशली याद रखना। समझ गए आप? तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य नया जोड़ा गया है, तो ग्रेड फर्स्ट वाला टॉपिक यहां पे जोड़ दिया गया। ये मैं करवा दूंगा, जिन्होंने ग्रेड सेकंड के कोर्स ले रखे हैं, चाहे पहले ले रखे हैं चाहे अब ले रहे हैं, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कंप्लीट अपडेट करवा दूंगा, विश्वास रखिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। बुद्धि और क्रिएटिविटी में सेम जोड़ा है, बुद्धि क्रिएटिविटी पहले भी था, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी सेम जोड़ा है, कोई नया नहीं है चेंज, सेम का सेम। अर्थ, सिद्धांत और मापन तीनों चीजें वही पढ़नी है। सीखने में क्रिएटिविटी का महत्व, ठीक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पहले भी था और अभ्यास ही शब्द पहले भी था, तो उसका विकास करने का क्या उपाय हो सकता है, तो ये सेम जोड़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मोटिवेशन में इन्होंने क्या जोड़ा है, मोटिवेशन में इन्होंने जो चेंज किया है वो देखिएगा। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा में अर्थ पहले था, सिद्धांत वर्ड पहले नहीं जोड़ रखा था, याद रखना।
पहले क्या जोड़ रखा था इन्होंने मोटिवेशन में, मीनिंग एंड रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग और अचीवमेंट मोटिवेशन। तो अचीवमेंट मोटिवेशन वाले वर्ड को हटा दिया, मतलब उपलब्धि प्रेरणा पढ़ना है कि नहीं है, पढ़ना तो है, क्योंकि सिद्धांत वर्ड जोड़ दिया, सिद्धांत में उपलब्धि प्रेरणा भी आ गया। जितने भी 17-18 सिद्धांत मैंने करवा रखे हैं किताब में, कई लोगों ने कहा था बहुत डिटेल्ड किताब निकाल रखे, वो अब काम आएगी आपके, वो सिद्धांत पूरे के पूरे जोड़ दिए, मतलब मोटिवेशन के जितनी भी थ्योरीज है उनको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो ये वर्ड नया जोड़ दिया, अचीवमेंट मोटिवेशन इसी में शामिल हो जाएगा, और अभिप्रेरणा का मापन ये वर्ड नया जोड़ दिया, तो ये चेंज किया गया। बाकी सीखने में इसके निहितार्थ क्या है वो ऑलरेडी पहले से था। व्यक्तिगत भिन्नता पहले भी था, इसका अर्थ कारण क्या है, प्रकार क्या है, वर्ग निहितार्थ। अब पहले क्या जोड़ रखा था, 3 बच्चों के नाम जोड़ रखे थे, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक और बाल अपराधी, उन तीनों वर्ड को हटा दिया और इन्होंने इस टॉपिक को और डिटेल्ड बना दिया। वर्ग निहितार्थ का मतलब हो गया सभी बच्चे आ गए। अब इसमें अपन 6-7 बच्चे जो मैंने किताब में डाल रखे हैं, विकलांग बच्चे आ गए, अलाभान्वित बच्चे आ गए, तो सब बच्चे आ गए इसमें, अब सब बच्चे पढ़ने पड़ेंगे आपको। प्लस समावेशी शिक्षा वर्ड जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वर्ड जोड़ा हुआ नहीं था, अब समावेशी शिक्षा भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो अपन सीटेट में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी किताब में ये सब डाल रखा है, समावेशी शिक्षा भी डाल रखा है। तो जिसने किताब पहले से ले रखी है वो तनाव नहीं ले, लगभग चीजें वही हैं, जो चीजें कोई अपडेट होंगी तो मैं वैसे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा, और वैसे कोई ज्यादा चेंजेस हुए है नहीं। नया टॉपिक जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 21वीं सदी के कौशल का विकास, संकल्पना और रणनीतियां, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। जो पहले यहां पे ये था सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अभिक्षमता और सामाजिक कौशल, ये जो सामाजिक कौशल वगैरह टॉपिक थे, अच्छे टॉपिक थे, बट इनको हटा दिया। अब इन्होंने क्या जोड़ा है, इन्होंने लर्निंग स्किल जोड़े हैं, जो एनईपी 2020 में हम पढ़ते हैं वो सब जोड़ दिए। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, सहयोगी कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, कम्युनिकेशन संचार क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, लचीलापन क्या है, नेतृत्व लीडरशिप क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, सोशल स्किल यहां भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है नए, जो एनईपी 2020 के अंतर्गत हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों में डेवलप हो, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब टॉपिक्स जो है आपका सिलेबस के अंतर्गत है, वो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इस सिलेबस में चेंज की गई हैं। फिर भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बोल दूं, घबराइएगा मत, आराम से एनालिसिस कीजिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा, नई चीजें जोड़ी गई हैं उनको देखिएगा कि मुझे आगे जाके बहुत बड़ा फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं है। बस मुझे अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है, इस रटने वाली अवधारणा से बाहर आके कॉन्सेप्चुअल समझ पे बल देना है। यानी एनईपी 2020 जो आपसे अपेक्षा करती है, वही अपेक्षाएं आने वाले टाइम में आरपीसी प्लस जितने भी एग्जाम संस्थाएं हैं वो आपसे अपेक्षा करेंगी। मतलब आपको चीजों को समझना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली माइंड सेट आपको क्रिएट करना है। थैंक यू वेरी मच। इसके जीके के कोर्स, टेस्ट सीरीज, कल्याण मित्र बैच सेकंड ग्रेड का और साइकोलॉजी के जो कोर्स हैं उनमें सब अपडेट हो जाएगा। कल्याण मित्र बैच के लिए आपको एक सिलेबस दिया जाएगा, उसके आधार पे बच्चों का चयन किया जाएगा, और उस कल्याण मित्र बैच पे हम पूरा वर्क करेंगे ग्रेड सेकंड के एग्जाम तक, ऐसा ही ग्रेड फर्स्ट के साथ करेंगे। तो जल्दी आपका इसको लेकर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।